यदि हम 2 लाइन में बताना चाहें कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसके लिए आप बात को समझ लें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें यह देखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यदि वो प्रोकैरियोटिक है तो 100% इसके अंतर्गत कौन सा आ गया? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का मतलब है, कैरियोटिक मतलब यहां होता था कैरियन, और कैरियन का जो मतलब है वो किससे है? केंद्रक। केंद्रक विकसित नहीं हुआ था, उसके पहले के जो सेल थे वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। तो वो तो 100% किस में आ जाते हैं? मोनेरा जगत में। उसके बाद बात आती है यूकैरियोटिक। तो ये जितने वाले हैं वो कौन से हैं? ये पूरे, ये टोटल हैं यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक, सभी यूकैरियोटिक। लेकिन जब सभी यूकैरियोटिक हैं तो फिर क्लासिफिकेशन का कोई तो बेस होगा ना, अगला कोई पॉइंट तो होगा जिसके आधार पर इन चारों को हम अलग अलग करेंगे। तो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो यदि यूकैरियोटिक तो है लेकिन वो एक कोशिकीय है तो आ जाएगा प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय, यानी कि यूनी सेल्यूलर। अगले नोट्स में जहां भी यूसी है मतलब यूनी सेल्यूलर, और एमसी मतलब मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय के लिए। तो यूकैरियोटिक अगर है तो 4 कंडीशन है, पर उनमें से एक कोशिकीय है तो 100% क्या हो गया? अब चलो, लेकिन बाकी कैसे हैं बताओ? ये हैं, हाँ, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, चलो, अब ये तीनों मल्टी सेल्यूलर हैं, यानी यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हैं। अब देखो, ये भोजन अपना खुद कौन बनाता है? प्लांट। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो किसके अंतर्गत हो गया वो? प्लांटी के। अब बचे कितने? ये और ये दोनों अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यहां लिख देते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दोनों यूकैरियोटिक हैं, दोनों मल्टी सेल्यूलर हैं, दोनों अपना भोजन नहीं बनाते। फिर कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके बेस पे उसको डिवाइड किया जाएगा। तो जिसमें विकसित आहार नाल है, आहार नाल हो, निगल करके भोजन को लेता हो, तो वो हो गया एनिमेलिया। यानी यहां विकसित क्या होगा? आहार। तो ये कौन सा हो गया? और जो बच गया वो क्या हो गया? यानी 2 लाइन में पता रहे कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा, यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय है तो प्रोटिस्टा, बहुकोशिकीय है लेकिन अपना भोजन बनाता है प्लांटी, आहार नाल विकसित और नहीं है तो फिर। ये पहले बेसिक थीम आपके अंदर होना चाहिए, जो 5 जगत वर्गीकरण जो कि व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। तो पहले ये चीज दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे बात आती मोनेरा जगत की, तो मोनेरा जगत का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, सेंड कर दिया होगा या मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो मोनेरा जगत का वीडियो जो है कंप्लीट है। यहां पर जो आज हम लेके चल रहे हैं इनमें से वो कौन सा है? प्लांट। ठीक है, और यहां जब क्लासिफिकेशन पे आप जाते हैं तो मेरी एक बात ध्यान रखना, नीट में नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, काफी गहराइयों से आता है नीट में, फिर चाहे पीएनएसटी में ही क्यों ना हो। तो वो बात ये समझना है हमको यहां पे। देखो यहां पे आगे चल के कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे बताऊंगा मैं, जो एक कोष की हैं लेकिन प्लांट में रखा गया है, जबकि एक कोष की कहां रखा है? ठीक, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो एक केस की लेकिन काय में रखा है, वो इसलिए कि उनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके पास में जो कि एक कोष की होने के बावजूद वो होना चाहिए था प्रोटिस्टा में, पर रहेगा कहां पे? ऐसे वो हर पॉइंट क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंस पैदा कर देते हैं। ठीक है ना, बहुत सी जगह हैप्लॉइड ही होता है इस पे, लेकिन कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां पे डिप्लॉयड होगा जनन के मामले में, जब आएगा हम तब देखेंगे। लेकिन आपको दिमाग में ये बात डाल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए। तो पहले ये बात मेरे को क्लियर है कि 5 जगत जो वर्गीकरण है उसकी बेसिक थीम क्या है,
क्लियर है? और ये क्लियर होने के बाद हम देखने जा रहे हैं आज क्या इसमें से क्या स्टार्ट हो रहे हैं, प्लांटी, ठीक है। और प्लांटी का करेंगे अब हम आगे क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं आज जो हमारा मेन टारगेट था वो है प्लांटी, यानी कि प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम की यदि हम बात करते हैं, प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम का सबसे पहले तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लांट भी कोई एक जैसे तो होते नहीं। कोई काई के रूप में भी आपको मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा, नन्हा मिलेगा, किसी में जड़ है, तना मोटा है, पतला है, बहुत सारे प्रकार होंगे, विकसित है, नहीं है। उस आधार पे सबसे पहले प्लांट किंगडम को जो डिवाइड किया गया है हम वो देखते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे पहले आप देखेंगे जो फॉर्म आया था वो आया था एल्गी, यानी कि शैवाल। शैवाल प्लांट में, तो सबसे पहले शैवाल, फिर उससे कुछ विकसित फॉर्म आया तो आया फिर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा और फिर जिम्नोस्पर्म और फिर है एंजियो। ठीक है, तो ये समझना है कि जितने भी प्लांट हुए उन प्लांट का फिर से एक क्लासिफिकेशन हुआ, वो भी कितने भाग में बटे, 5 भाग। सबसे पहले था एल्गी, फिर है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर थोड़ा हिंदी की बात करें तो ये दोनों में क्या खास बात है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। ठीक है, ये अनावृत बीजी और ये क्या है, आवृत बीजी। और ये जो एल्गी थे ये सब, इनमें 5 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, पर्यावरण बन रहा था, जब पौधों का विकास हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इस क्रम में विकास की कहानी ही होगी। ये विकास की कहानी है, कहीं ना कहीं एल्गी का ही रोल हुआ होगा, कुछ चेंजेस होके ब्रायोफाइटा उसी में कुछ चेंजेस हुए होंगे, और टेरिडोफाइटा चेंजेस होके जिम्नोस्पर्म और चेंजेस होके एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे विकसित माने जाते हैं। और उसके भी 2 प्रकार है, मोनोकाट और डाइकाट, वो अलग है उसके, इसको इसके प्रकार में शामिल नहीं करेंगे, वो इसके प्रकार में शामिल हो जाएगा आगे चल के। वो अलग बात है कि मोनोकाट और डाई, ये 2 भाग इसके बन जाएंगे। तो अब समझना हमको ये है कि जो प्लांट किंगडम जो कि ये 5 भागों में बांटा गया है, और उसका पहला पॉइंट क्या है, एल्गी है। ध्यान रखना है कि कोई भी कंसेप्ट अच्छा क्लियर तब होगा जब डायरेक्ट मैं आपको यहाँ टेरिडोफाइटा पढ़ाऊंगा आपको, या ये नहीं आपको मजा आएगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि एल्गी क्या है, एल्गी की हर एक बात मालूम होनी चाहिए कि भाई एल्गी है क्या एक्चुअली, कि कितने प्रकार का होगा, इसका प्रजनन कैसा होगा, इसका आवास कैसा है, ये कहाँ रहना पसंद करता है। ठीक है, इसके हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे, इसके इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस है हमारे को। और जब एल्गी हम देख लेंगे तो क्या कमियां उनमें थी, ये तब तक नहीं पता चलेगा आपको जब तक कि आप ब्रायोफाइटा की स्टडी पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रायोफाइटा इसमें डिफरेंसेस जरूर होंगे, अदरवाइज वो एक नया टॉपिक नहीं बनाता। ठीक है, तो ये पूरी विकास की कहानी है। अगर एक जबरदस्त क्वेश्चन हमको नीट हो चाहे पीएचडी हो, किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो इससे संबंधित है वो करना है, तो आप थीम के साथ चलेंगे। यानी आज आप कच्चे चल रहा है एल्गी, ठीक, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की वीडियोस आपको बीच में दिए गए हैं, तो पहले मैं एल्गी क्लियर कर दे रहा हूँ, शायद एल्गी का वीडियो नहीं था उसमें। एल्गी आज पूरा क्लियर करते, बाकी बातें हम बाद में करते रहेंगे। ठीक है, तो अब एल्गी जो पढ़ना है हमको, ये एल्गी, तो एल्गी के लिए सारा कंटेंट आपको पहले स्टार्टअप से लेके चलना है। अब कैसे स्टार्टअप से, एल्गी किसके अंतर्गत, देखो एल्गी किस, रिवर्स गियर मारो, एल्गी किसके अंतर्गत है, और प्लांट में कौन था याद करो, जो अपना भोजन, और साथ साथ कैसे थे, मल्टी सेल्यूलर, और प्रो थे कि यू थे, उतने पॉइंट तो आपको पहले ही बन गए। एल्गी के अंतर्गत उतने पॉइंट तो आपको पहले ही बन गए। कौन कौन से, देखो सबसे पहले वो क्या है,
यूकैरियोटिक है, ये मल्टी सेल्युलर है, और अपना भोजन जो है वो ये। और बात है कि आगे अब बोलेंगे सर पौधे में तो हमने बहुत से ऐसे पढ़े हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कई हैं, अमरवेल, ये हो, तो अमरवेल कोई शैवाल थोड़ी ना है। तो प्लांट और प्लांट के अंदर एल्गी होना अलग बात है, एल्गी की अपनी विशेषता है, ये बात हुई। अब एल्गी का अध्ययन करते होंगे, तो जब अध्ययन की सुविधा के लिए क्लासिफिकेशन किया गया होगा तो एल्गी को भी तो सेफ कहीं अध्ययन करते होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, शैवाल विज्ञान बोलते होगे आप उसको। तो जिस शास्त्र में उसका अध्ययन किया जाता है आप उसको क्या कहते हैं, शैवाल विज्ञान, मतलब इंग्लिश में फाइकोलॉजी कहते हैं आप इसको, नहीं इकोलॉजी नहीं होता, वो पारिस्थितिकी। शैवाल विज्ञान यानी क्या हो गया आपका, ये फाइकोलॉजी हो गया, ठीक। अब शैवाल विज्ञान के अंतर्गत आपके 2 पॉइंट आएंगे। शैवाल विज्ञान के 2 पॉइंट ये कि इसके बारे में किसने बताया, जो फाइकोलॉजी है इसके बारे में किसने बताया। अब उसमें भी 2 बात, एक इंटरनेशनल लेवल पर और एक इंडियन लेवल पर, कोई तो होगा बताने वाला। तो कौन थे, फ्रिस्ट ने बताया था, FRI है ये, फ्रिस्ट ने बताया था कहां, इंटरनेशनल लेवल, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पहली बार इसका जो बताया वो किसने बताया, फ्रिस्ट ने इस शब्द को। लेकिन इंडियन यानी जिसे फादर बोलते हैं ना, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, और इंटरनेशनल लेवल पे तो कौन है ये, फादर ऑफ, फॉप का क्या मतलब हुआ, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। अब यहां है ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, अयंगर, MNOP, अयंगर। तो ये ध्यान रखना है कि शैवाल विज्ञान को इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो उसके फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, वो कौन है, फ्रिस्ट। लेकिन जब इंडिया लेवल की बात आती है कि इंडियन फाइकोलॉजी के पितामह कौन है, तो फिर MOP अयंगर। और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं पहले भी, ठीक है। तो ये हुआ शैवाल के स्टार्टिंग पॉइंट हुए केवल। अब शैवाल के हम उन सारे छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो शैवाल की जब बात आती है, हमने देख चुका था कि उसके लिए फादर कौन थे, इंटरनेशनल लेवल पे फ्रिस्ट थे, और इंडियन लेवल पर MOP अयंगर। इसके बाद बात आती है शैवाल की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति मतलब ये कहाँ अपना जीवन यापन, यानी इनका हैबिटेशन क्या है, आदतन क्या है। तो ये स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, स्वच्छ प्लस लवणीय। तो इसके रूप का सबसे पहली बात तो यही थी कि खास बात है, स्वच्छ जल में तो हर जीव जीवन यापन करता है, लेकिन लवणीय जल में नहीं करता। लेकिन ये जो है लवणीय जल में भी जीवन यापन करता है, ये सबसे अच्छी बात है। अब बात आती है कि ये रूप किस रूप में होंगे। अच्छा ध्यान रखना, चूंकि ये पहला ऐसा पादप था जो कि लवण यानी कि विपरीत परिस्थिति में भी अपना जीवन यापन ये कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आज भले ही बहुत विकसित पौधे आ गए होंगे, तो उन विकसित पौधों का अगर हम जन्म माने तो कहां से होता है, वो एल्गी से ही होता है, ध्यान रखना। अब इनकी रूप, तो ये रूप कैसे पाए जाते हैं, या तो ये पतले पतले तंतुओं के रूप में पाए जाएंगे, या तो ये समूह के रूप में पाए जाते हैं, ग्रुप के रूप में, जिसको हम कॉलोनी कहते हैं। तो यहां पे होता है कॉलोनियल, या फिर पतले तंतुओं के रूप में, फिलामेंट के रूप में होते हैं ये फिलामेंट के रूप में। अब आवरण की यदि हम बात करें, इनमें यह देखा गया है कि जो छोटे छोटे सेल हैं ये एक आवरण है, मान लीजिए। तो ये अंदर ना सेल वॉल है, अंदर क्या है, लेकिन इसके बाहर यानी सेल वॉल के बाहर की ओर भी एक चिपचिपा सा आवरण होता है जिसको श्लेष्मिक आवरण कहते हैं। बाहर कौन सा आवरण होगा, चिपचिपे होते हैं,
है ना। स्लैस्मिक यानी चिपचिपा आवरण होता है सबसे बाहर की ओर, और उसके अंदर होता है फिर सेल वॉल। और सेल वॉल किस किस का बना होता है मुख्य रूप से? ये होता है सेल, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो पादप, तो भित्ति में सेलुलोज का होना अनिवार्य। ये होने के अलावा और भी पदार्थ होते, पर ये इसका मुख्य पदार्थ होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, कुल प्रोटीन्स भी इसमें होंगे। और इन प्रोटीन का होना आज वर्तमान में न जाने कितनी शक्तिवर्धक दवाइयों का जो निर्माण होता है, जो शैवाल जिसको काई या अपन कचरा समझते हैं, आपको बता दूं कि यही वो शैवाल है। एक स्पिरुलिना सुने होगे तुमने, स्पिरुलिना एक आता है, पतंजलि है, पतंजलि, डाबर कंपनियां, बहुत सी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं बीपी मेंटेन करने के लिए। जब हम बहुत ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते हैं, जब प्रोटीन बहुत अच्छा देना हो हमें, तो उसके लिए इसी वजह से दिया जाता है। यहाँ पे हमें कल्टीवेट किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हार्वेस्टिंग की जा रही है इसकी, और बहुत जल्द ही इसका एक प्लांट खुलने वाला है। ठीक है, अब देखें पता चल जाएगा वक्त आने पे। हाँ, संरचना कैसी होती है इनकी? अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना कैसी होती है इनकी? शैवाल, एल्गी की संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है थैलस। थैलस ये प्लांट जगत का प्रारंभिक प्लांट है। इसमें जड़, तना और पत्ती समझ नहीं आता कि कहाँ है, यानी विभेदित। आज एक प्लांट हमारे दिमाग में आता तो मालूम है कि जमीन के नीचे जड़ है, फिर तना है। ये इसमें ये समझ नहीं आता था। इसका मतलब यहां पे ध्यान रखना, रूट, स्टेम और लीफ ये विभेदित नहीं होते, ये विभेदित नहीं समझ आता। थैलस, इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे थैलोफाइटा में इसको शामिल भी किया गया। ठीक है, अब आओगे ऊतक तंत्र कैसा होता है इसका? ऊतक तंत्र का क्या मतलब है? ऊतक तंत्र कैसा होगा इनका, यानी ऊतक क्या कहलाता है बताओ? ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से क्या हो, समान हो। ऊतक है क्या? कोशिकाओं का समूह। तो क्या किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा क्या? उनके अंतर्गत जो कोशिकाएं 10, 20, 50 करोड़ जो भी, वो सब उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो, एक ही जगह से उत्पत्ति हुई हो, और कार्य भी क्या हो, उसको हम ऊतक कहते हैं। अब ऊतक तंत्र कैसा होगा इसमें? ऊतक तंत्र क्या समान, यानी कैसा समान? ऊतक तंत्र के अंतर्गत इसके दो पार्ट बन जाएंगे भाई। कौन से दो पार्ट बनेंगे? आपने सहजीवन सुने हो? सहजीवन क्या होता है? सहजीवन बता दो। सहजीवन मतलब साथ साथ जीवन यापन करना। हाँ, तो इसमें कौन है ऐसे सहजीवन में? लाइकेन। सभी लोग इस एग्जाम्पल को जानते हैं, लाइकेन। दो बात होती है यहां लाइकेन में, एक शैवाल होता है और एक होता है कवक। ठीक, अब बात आती है कि इन दोनों का क्या रोल है। आज का जो प्लांट है, वर्तमान का जो प्लांट है, उसमें पत्तियां काम करती हैं। जो लाइकेन होते हैं, हमने कहा कि ये शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन है। सहजीवन यानी साथ साथ जीवन यापन करना। ठीक है, यानी सच्चा प्यार अगर हम कहें तो वो इन लोगों का होता है लाइकेन के अंदर में। एक तू नहीं तो मैं भी नहीं, यानी खत्म। वही है शैवाल और कवक। अब इसको प्यार कहो या इनकी मजबूरी कहो, अंधे और लंगड़े की कहानी सुने होगी। तो यहां पर शैवाल भोजन बनाना जानता है, लेकिन भोजन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों को इकट्ठा करना नहीं जानता। जैसे एक पौधा हो, पत्तियां उसमें हो, बोले जड़ खत्म कर दो, तो जड़ से ही तो खनिज, लवण और पानी सब व्यवस्था करेगा। तो जड़ के बिना पत्ती कुछ कर ही नहीं सकती। और अगर जड़ ने व्यवस्था कर लिया, पत्ती गायब कर दो,
तो भी काम नहीं करे। वो सेम हमारे घर की तरह, मम्मी लोग खाना बनाती हैं, पापा लोग व्यवस्था करके लाते हैं बाहर से। बिल्कुल वैसे ही तो कवक देता है, इसको आधार प्रदान करेगा, आवश्यक कच्चे पदार्थों को देगा, और शैवाल बनाता है भोजन। अगर ये कच्चा पदार्थ ना दे तो इसका कोई काम नहीं है, और अगर ये नहीं है तो बना नहीं सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये साथ साथ जीवन यापन करते हैं, ये कहलाता है सहजीवन। तो इसका जो ऊतक तंत्र है वो इसी प्रकार का होता है। इसमें क्या क्या हो जाता है, एक तो हो गया तुम्हारा एल्गी और एक होगा फंजाई। तो शैवाल और कवक ये मिलकर के बनाते हैं अपना सहजीवन। ऊतक तंत्र के अंतर्गत ये आएगा। अब पोषण की बात आती है तो ये अपना भोजन बनाते हैं, तो बनाते हैं तो कोई तो इसमें वर्णक यूज होता होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, क्लोरोफिल ए और प्लस बीटा कैरोटीन, और इसका भी क्लासिफिकेशन आगे होगा। क्लोरोफिल बी भी होता है इसमें, ठीक है। तो पोषण की बात आती है तो ये पोषण अपना स्वयं करते हैं। स्वयं करने के साथ उसमें कोई तो वर्णक होगा ऐसा करने के लिए। तो क्लोरोफिल जो बहुत प्रकार के हैं, उसमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और साथ ही साथ कौन होता है, बीटा कैरोटीन। अब बात आती है किसकी, प्रजनन। तो ये प्रजनन की कौन कौन सी विधियों को अप्लाई करते हैं, तो कायिक प्रजनन भी करते हैं, असेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। तो एक एक करके स्टेप से चलते हैं। सबसे पहले प्रजनन की अगर बात आती है तो 3 मेथड है, ये कायिक भी करेंगे, अलैंगिक भी करेंगे और लैंगिक भी करेंगे। अब कायिक प्रजनन वास्तव में एक प्रकार से फ्रेगमेंटेशन है, यानी आप उसको कहेंगे खंडन। मतलब इसमें ये है, ये 2 भागों में टूटा, 2 से 4, 4 से चलते रहे। ये कौन सा हुआ, कायिक। यानी किसी कवक का एक छोटा टुकड़ा टूटा और टूट करके वो अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देता, और यही ग्रोथ होगा। अब कहां होगा पता चल जाएगा। ये कायिक होता है नॉर्मल। एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक मतलब उसमें लिंग की आवश्यकता नहीं, तो इसमें अचल बीजाणु होते हैं, नॉन मोटाइल, मतलब गतिशील ना हो जो, वो अपना यहां पे अलैंगिक से करते। फिर मेन बात आती है जो हमें पढ़ना है, वो कौन सा है, वो लैंगिक। अब लैंगिक जनन की अगर बात आती है तो फिर कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ये देख रहे हैं हमको। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, पहले यहां तक आप एक बार लिख लें। अब ये देखते हैं हम कि जैसे कि ये लैंगिक प्रजनन, लेकिन इससे पहले जैसे कि अलैंगिक है, तो अलैंगिक में होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। अलैंगिक, इस अलैंगिक में कौन होते हैं, अचल बीजाणु, नॉन मोटाइल ज़ूस्पोर। ये क्या करते हैं, जब अनुकूल स्थिति आती है, क्या आएंगे, तब तो ये काम करते हैं। लेकिन जैसे ही कभी कौन सी स्थिति आ जाए, प्रतिकूल स्थिति, तो ये क्या हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं एक फॉर्म अगर हम देखें, जैसे हम लोग अदरक की खेती करते हैं, भाई अदरक लगाते, पौधा पूरा बड़ा हुआ, बहुत सारी अदरक हो गई, फिर अदरक एक सूखे रूप में प्राप्त होती, और तुरंत पौधा बनाओ तो बनेगा क्या, उसका अपना एक टाइम होगा, उसका अपना एक टाइम होगा, वातावरण होगा, उसके बाद वो फिर से प्लांट में बदल जाता है कि नहीं। तो यहां पर सेम सिमिलर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज भी यहीं से आई होगी कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में क्या हो गए, सुसुप्त। भाई आलू है, अदरक है, हल्दी है, सब ऐसे ही तो हो रहा है ना। कुछ समय के लिए हम यूज करते, फिर उधर जो बीज के लिए बचा उसको फिर लगा देते हो आप। तो ये सुप्त हो जाते हैं, लेकिन बाद में अनुकूल स्थिति आने पे फिर से क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, और ये नए शैवाल को जन्म देते हैं। अब हमको देखना है मेन है लैंगिक। अब जब लैंगिक प्रजनन की बात आती है तो उसमें सबसे पहली बात, इस लैंगिक प्रजनन के कितने भाग बांटेंगे, तो 3 है।
तीन इस आधार पे है कि वो जो युग्मक होते हैं वो समान है या असमान है। तो सबसे पहले एक होता है आइसोगेमी, आप आइसोगेमस कह सकते, आइसो। फिर एक होगा एन आइसोगेमस, एक होता है उगेमस। आइसोगेमस का मतलब है समयुग्मकी, इसका मतलब क्या है, यानी समयुग्मकी भी। दूसरा होगा असम, यानी जो युग्मक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक जैसे हैं तो समयुग्मकी, अलग अलग है तो। और अगर अंडे के रूप में कुछ हो रहा, अंड जनन बोलते उगेमस, यानी ये कहलाता है अंड जनन। तो यहां बात आती है समयुग्मकी के अंतर्गत यदि हम लेंगे तो कौन आएगा, स्पाइरोगाइरा। पर कौन सा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा के साथ क्या आएगा, डेबरेनियम। लेकिन स्पाइरोगाइरा के साथ अगर ब्राउली आता है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, यानी स्पाइरोगाइरा दोनों में, पर उसके भी प्रकार है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है नीट जैसे एग्जामिनेशन में। बात को समझना, स्पाइरोगाइरा ब्राउली, और ये नाम पहली बात तो सुनते नहीं है, तो आंसर देना तो दूर की बात। अभी कितनी गहराई का पॉइंट है आप सोचो, प्लांट जगत, प्लांट में भी किसका, एल्गी, एल्गी में भी क्या है, लैंगिक, और उसमें भी एन आइसोगेमी का एग्जाम्पल है ये। कई बार पूछ लेगा निम्न में से किसमें एन आइसोगेमस होता है, निम्न में से किसमें एन आइसोगेमस प्रकार का जनन होता है। चार ऑप्शन आपको दिया है। अब आपके दिमाग में पहले आए तो सही कि ये कहां का पॉइंट है, एन आइसोगेमस, तो याद आती है यार, एन आइसोगेमस यानी ये एल्गी, एल्गी का जनन था, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और उगेमस, और उसमें से था ब्राउली। यानी ये अपने को कंटेंट बहुत अच्छे से पता रखना पड़ेगा। फिर आते हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, यूरेथ्रिकस भी होगा तंतुओं के रूप में। अंड जनन जब होता तो वॉल्वॉक्स होता, और क्या हुआ यहां पे, फ्यूकस, अंड जनन। यहां पे तो वॉल्वॉक्स क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, उसमें जनन कौन से प्रकार का होता है, उगेमस प्रकार का हो। लेकिन अंड जनन की जब हम बात करते हैं, अच्छा अंड जनन को कोई ऐसा अंडा बन रहा है उससे जनन, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना, जैसे मुर्गी का अंडा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना है ना। यहां हम बता दें आपको, ये यहां पे दो बातें आप दिमाग में रखेंगे। यहां पे एक मेल गैमेट और फीमेल होगा, मेल और फीमेल होगा। इनको क्या कहते हैं अपन, अंडे ही तो कहते हैं ना, शुक्राणु। आज जिसको हम शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं वो अंडे ही हुए एक प्रकार, लेकिन वो अंडा और अंडे में अंतर है ना। देखो, तो मेल वाला जो होता है, आप याद होगा उसको आप पुंधानी कहते हो, एंथ्रेडियम, एंथेरेडियम, ठीक। और इसको क्या बोलते थे फीमेल वाले को, ये पुंधानी, और ये क्या था, स्त्रीधानी, उगेनियम, उगे। तो ध्यान रखना है यहां एक नर जननांग मैंने कहा, तो नर जननांग कौन होगा, पुंधानी, एंथ्रेडियम। मादा जननांग कौन होता था, उगेनियम, ठीक है। अब आओ, ये बात में वॉल्वॉक्स फ्यूकस इसका एग्जाम्पल हुआ, तो आपको ज्यादा क्या पता रखना है, क्योंकि 11th का नजरिया अलग है, लेकिन अब आपका कंपटीशन वाला जाएगा तो आपको ये कंसेप्ट, एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से पता। साथ ही साथ इसका जो प्लांट है, ये प्लांट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। प्लांट कैसा होता है, यह होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब समझते हो, अगुणित। ये जाइगोटिक मियोसिस, इसमें कौन सा मियोसिस होगा, और मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हैप्लॉइडिक होता है। पर यहां एक अपवाद है, कौन, ब्राउन एल्गी अपवाद है,
किस बात के लिए? ये मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गी डिप्लॉयड है। यहां पे गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल जहां अपवाद है मैंने वैसे ही गोले बना दिए। दूसरी बात, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो कंडीशंस हैं, यहां पे आप पूरी कंडीशंस देख रहे हैं। इन कंडीशंस का विरोध करने के लिए अपवाद के रूप में, जैसे जनन अंगों में ये होता है कारा। यहां का अपवाद कौन है इस कंसेप्ट के लिए? इसके लिए कारा अपवाद है। इसको आप पता रखें। यहां पता रखें कि ब्राउन एल्गी जो होगा, देखो ब्राउन एल्गी कहीं ना कहीं यहां से डिफर हो रहा है, गुणों में डिफर हो रहा है, इसीलिए तो एल्गी के बाद क्या बना है? ब्रायोफाइटा। मैं बताया था ना, ये है विकास की कहानी। यानी यहां पर सिस्टम चला आपका सहवाल का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफर हो रहा है, और डिफर हुआ तो नई चीज आने, नए खोज होने की संभावना बनी, और इसका यही पॉइंट आगे चल के ब्रायोफाइटा को जन्म देता है। ठीक है ना? तो स्टोरी सही तरीके से सुनने पे ये समझ आता है, ताकि जब हमारा अगला पॉइंट जाएगा ब्रायोफाइटा, तो क्लियर होता है कि यार ऐसा हुआ होगा। और ब्रायोफाइटा में फिर कोई कमी आई होगी, कोई अपवाद निकला होगा, उससे आ गया होगा तुम्हारा टेरिडो, उसी से जिम्नो, और उसी से फिर एंजियो। तो यहां तक पहले ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके मैं एक बार बता दूं प्रजनन में क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्रजनन में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि निम्न में से किस विधि द्वारा शैवाल में जनन नहीं होता? तो आपको पता होना चाहिए कि कायिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है, और ठीक है। तो आपको यह पता हो कि कायिक हो रहा ठीक है, लेकिन बोले कि कलम बांधने से, अब इसकी काई की कलम, जब जड़ तना पत्ती विभेदित ही नहीं है, तो तना काट के कलम कहां से बना ले? वो तो गुलाब और जसवंत में होगा, तो वो किसका गुण हो गया? वो तो हायर प्लांट का गुण हो गया। तो यहाँ कुछ अपने को तार्किक शक्ति भी रखना पड़ेगा। तो फाइनली अभी तक जो आपने एल्गी देखा है, एल्गी के अंतर्गत आपने देखा स्टार्टिंग से पॉइंट कौन से थे? प्रकृति कैसी थी उसकी, कहाँ रहना पसंद करता है? स्वच्छ जल में भी, लवण जल में भी। ये कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं या तो तंतुओं के रूप में। ये सहजीवन को ज्यादा पसंद करते हैं। इनमें अगर हम प्रजनन की बात करें तो तीनों प्रकार का होता है। तीनों प्रकार में खासकर लैंगिक में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमस होता है। ओगेमस किस में होगा? वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगायरा ब्राउली में, और स्पाइरोगायरा डेबरनियम में। नर जनन का नाम क्या होता है? हाँ, पुंधानी हिंदी में, और इंग्लिश में एंथ्रीडियम। मादा जनन का क्या नाम होता है? ठीक, इनमें अपवाद कौन होगा? कारा। और यहाँ पे पादप कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, इनका जीवन चक्र कैसा होता है? जाइगोटिक मियोसिस से। और अपवाद कौन है? क्यों? क्योंकि ये होते हैं डिप्लॉयड, यानी 2n गुणसूत्र के रूप में होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट जो हमारा इसी एल्गी से जुड़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। यानी एल्गी का भी क्लासिफिकेशन है। पहले तो प्लांट जगत के लिए क्या हुआ था? पहले 5 जगत में प्लांटी को चुना हमने। उस प्लांटी के भी 5 भाग, उस 5 भाग में भी एल्गी, और अब एल्गी के भी कितने भाग? एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी, और एक है रोडोफाइसी। ठीक, जो आप अभी मेरे से पूछ रहे थे। हाँ, अब इन तीनों को डिटेल पढ़ना है अपने को, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, अब उनमें एक खास बात ध्यान रखना, जो स्टार पॉइंट है, ये विकसित पौधे जो होते हैं, आज के जो करंट के जो विकसित पौधे हैं, ठीक, उनके लिए क्या माना गया जानते हैं? उनको पूर्वज। जैसे हम सुनते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। बंदर ही विकसित होकर धीरे धीरे, लेकिन वो बंदर बेचारे अभी बचे हैं, तो पता नहीं क्या कहानी हुई होगी। यानी वो भी आगे चल के विकसित होंगे। हो रहे हैं आजकल, बंदर खड़े होने लगे हैं ऐसे देख करके। जब रोडों से कई बार जाते हैं गाड़ी से, खड़े हो जाते हैं। सब में आ रहा है, सब में। यानी ये क्या है वास्तव में? पूर्वज। कहे कि आज के जो विकसित पौधे उनका पूर्वज माना जा सकता है शैवाल को, ठीक, एल्गी को। इनका जो सेल होता है वो इनर और आउटर। अब देखो, बाहर एक
क्या था, ये श्लेष्म झिल्ली थी, ये तो मैंने बताया। लेकिन उसके अंदर मान लो कि ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, सेल। तो ये सेल वाले भी 2 लेयर है इसमें। इसकी भी कितनी लेयर है, एक अंदर साइड इनर और उसमें आउटर। तो इनर वाली जो है वो किसकी बनी है, सेलुलोज की। और ये आउटर वाली जो है वो बनी है क्या की, पेक्टोज की। अंदर वाली बनी है सेलुलोज की और बाहर वाली बनी है पेक्टोज की। वो भी एक माइनर डिफरेंस बताओ। फिर बात आती है स्ट्रक्चर के रूप में, किस रूप में होते हैं ये, तो यूनिसेल्युलर भी होते हैं ये, ठीक है, यूनिसेल्युलर कॉलोनी के रूप में, और कुछ मल्टी सेल्युलर फाइब्रस होते हैं फिलामेंट के रूप में। तो अब बात आती है यूनिसेल्युलर का मतलब यहां पे हो गया कौन से, एक कोश की। और यहां आके दिमाग में एक बार थोड़ी सी घंटी बज जाती है। क्यों बज जाती है, क्योंकि एक कोश की है और एक कोश की मतलब प्रोटिस्टा, ठीक, एक कोश की मतलब प्रोटिस्टा। लेकिन मैंने बताया था कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आएंगे जो एक कोश की हैं लेकिन उनमें कुछ गुण होते हैं प्लांट के। तो वो कौन सा गुण है, स्वयं भोजन बनाते। इस वजह से वो यूनिसेल्युलर होने की वजह से कहां रखा जाता है। अगर कभी ऐसा आ गया कि सभी एक कोश की जीव हमेशा होते हैं प्रोटिस्टा जगत में, तो ये आंसर गलत है। सारे एक कोश की प्रोटिस्टा में होंगे, ये सही नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। एक मिनट, अब स्ट्रक्चर यानी कि ये देखना है कि ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, कॉलोनी के रूप में भी हो सकते हैं, और मल्टीपल फाइब्रस यानी फिलामेंट भी हो सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले एक कोशिकी की बात होती, और एक कोशिकी की बात करें और हम बात करें प्लांटी की, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। पर ये अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए एक कोशिकी होने के बावजूद भी इनको प्लांटी में रखा गया। ठीक, अब इनमें पहले यूनिसेल्युलर की बात करते हैं। तो जो एक कोशिकी होते हैं इसके 3 एग्जाम्पल, और यहां से बड़े मजबूत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कौन से 3 देखें, एक क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, और एसिटाबुलेरिया। और ये एक क्रांति का समय था, खासकर क्लोरेला जब खोज हुई, और उस खोज से काफी फर्क पड़ा था आने वाले समय में। और वो एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास समझ लें, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है इसमें मोशन होता है, मोशन मतलब गति होते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास जो बनाते हुआ, तो इस तरह से क्या निकला होगा, इसमें फ्लैजिला निकला होगा। तो ये मोटाइल होते हैं, कौन, क्लेमाइडोमोनास। और क्लोरेला होता है नॉन मोटाइल, मतलब इनमें गति नहीं होती है। तब केल्विन नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने इस पे शोध किया था और बनाया था अप्रकाशिक क्रिया के अंतर्गत केल्विन चक्र, जो आज आप पढ़ते हैं। ठीक, तो इसने बनाया क्या, केल्विन साइकिल। ये किस क्रिया के अंतर्गत है, अप्रकाशिक। अप्रकाशिक क्रिया जो पढ़ते हो आप, अंधकार में होने वाली क्रिया, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेकर आपके सामने आती है, ये अप्रकाशिक क्रिया। यहां पर जो मुख्य पॉइंट वो है कि पूछा जाता है कि केल्विन ने किसका उपयोग किया था सबसे पहले अपने खोज के लिए, तो क्लोरेला। उस नजरिए से क्लोरेला काफी खास क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। और यहां से जब अप्रकाशिक की खोज हुई, तो अंडरस्टूड मैटर की प्रकाशिक की हुई, यानी प्रकाश संश्लेषण की ओर एक प्रवर्ध रूप से इतिहास चलने लगा था। अब बात आती है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया की खोज का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है। एसिटाबुलेरिया में जो काम, इसका जो अम्ब्रेला के आकार का होता है, ये कैसा होता है, ऐसा छत्ते नुमा होता है। लेकिन छत्ते नुमा जो होगा, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। जो चक्र बनेगा ना इसका, वो कितना होगा, 10 cm। और इस पे जो काम किया था वो हमरलिंग ने किया था। किसने, हमरलिंग ने उस पे काम किया था। और काम किया तो कुछ तो बताया होगा, जैसे कि यहां पर केल्विन ने क्लोरेला पे जब प्रयोग किया, तो उन्होंने बताया कि अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत केल्विन साइकिल होता है।
हमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पे प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि जो पूरा कंट्रोल होता है, कोशिका का जो नियंत्रण होता है वो केंद्रक करता है। यानी ये पॉइंट पता हो कि कोशिका का नियंत्रण करने वाला कौन, इस बात को बताया किसने था, तो उस बात को बताया था हमरलिंग ने। तो ये पॉइंट हुए किसके, आपके यूनिसेल्युलर। फिर बात आती है कॉलोनियल, लेकिन इसमें आने के पहले एक स्पेशल पॉइंट लिखा है। स्पेशल पॉइंट में यही बताने वाला हूं कि ये जो तीनों हैं 1 2 3 ये क्या है, यूनी, लेकिन उसके बावजूद भी किस में रखे गए हैं, इसकी वजह है स्वयं भोजन बनाना, ये पता होना चाहिए। अब बात आती है कॉलोनियल, यानी कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप में, जैसे कॉलोनी में लोग रहते हैं ना, तो ऐसे मतलब ये छोटे छोटे मिलके समूहों के रूप में रहते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं। और उसी को एक नाम दिया गया है साइनोबियम। उस कॉलोनी को, ग्रुप का नाम क्या है, साइनोबियम। और उसका एग्जाम्पल कौन है, वॉलवॉक्स है, उसका एग्जाम्पल ग्रुप में रहता है गोलाकार रूप में। अब आता है एमएफ। इस एमएफ का मतलब क्या है, एमएफ का मतलब है मल्टी क्या, मल्टी सेल्यूलर, हाँ, या फिर फिला, यानी मल्टी सेल्यूलर है ये, लेकिन काय के रूप में, तंतु, पतले पतले धागों के रूप में पाया जाएगा। उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और एक है स्पाइरोगाइरा। ठीक, इसको बोलते हैं पॉन्ड वुल, और ये पहचाना जाता है पॉन्ड सिल्क के नाम से। ये बड़े फेमस नाम है, इनको बड़ा ध्यान रखना है, इसको ये नीट में आ चुके क्वेश्चन। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा दोनों धागे नुमा रचना है, ठीक है, दोनों बहुकोष्ठी हैं। और जो यूलोथ्रिक्स है उसको पॉन्ड वुल के नाम से जाना जाता है, और स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। ये पहचान है, पहचान मतलब फेमस नाम है इनके। अब समझने वाली बात यह है, जिसको हम पढ़ने के बाद आसान लगता है, कई बार पूछ लेता है निम्न में से कौन सा एल्गी एक कोशिकीय है या कौन सा बहुकोशिकीय, और चारों नाम आपको एल्गी के ही देगा, कोई दूसरे प्लांट उठा के नहीं दे देगा। यानी यही क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, स्पाइरोगाइरा। अब यहीं पे आप देखो, ये हैं आपके कौन से तीनों, ये कंप्लीट पता हो, लेकिन यहां यूलोथ्रिक, स्पाइरोगाइरा, ये क्या है, बहुकोशिकीय। और ये बहुकोशिकीय और वो एक कोशिकीय, इन्हीं में से कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। 3 एक कोशिकीय और एक यहां का नाम डाल दिया, और बोलेगा बताओ कौन बहुकोशिकीय, तो ये, या फिर 2 ये और 3 मिला के और एक आध यहां का डाल दिया, बोले कौन सा, एक कोशिकीय। और प्लांट जगत की बात आती है तो एल्गी अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो प्लांट जगत को आप मल्टी सेल्यूलर ही मानते हो, और जब मल्टी सेल्यूलर मानते हो तो वहां क्या करोगे फिर, गलती, क्योंकि आपके दिमाग में 2 बात चलेगी ना, प्लांट है मतलब मल्टी सेल्यूलर है, एल्गी है तो प्लांट का ही तो भाग है, उसी का पहला पार्ट है, लेकिन उनमें अपवाद है कौन, यूनिसेल्यूलर है, जो कि प्रोटिस्टा जगत का गुण होना चाहिए था, लेकिन वो यहां पे होने है, लेकिन स्वयं भोजन बनाने की वजह से ये तीनों को बिल्कुल कंठस्थ कर लें आप कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसिटाबुलेरिया ये सारे क्या हैं, यूनिसेल्यूलर। बस 3 ही याद रखो, बाकी सारे क्या हैं इसमें, फिर मल्टी सेल्यूलर हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, ये भी क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ। अब हम यहां देखते हैं इसके बारे में कुछ कंसेप्ट जो है वो ये है कि जैसे पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब होता है कि वर्णक, जब ये अपना भोजन बनाते मतलब वर्णक भी इनमें होगा। तो वर्णक कौन कौन सा है, तो वर्णक की बात यदि हम करते हैं तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और एक होता है बीटा कैरोटीन, और इसके अलावा क्या होगा, मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन। और क्या ऐसा इसमें स्पेशल पॉइंट हो सकता है,
आप ये जानते हैं कि जब ये पाए जाएंगे तो ये पायरेनाइट्स के रूप में पाए जाएंगे, और बीचों बीच में इनमें क्या होता है, प्रोटीन, और बाहर एक कवर होता है, और वो कवर होता है किसका, स्टार्च का कवर होता है। ठीक है, और इसमें इकोनॉमिकल इफेक्ट अगर हम देखें, मतलब आर्थिक महत्व क्या है, क्या इसका, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले फूड के रूप में, तो जो क्लोरेला आपने पढ़ा है अभी, क्लोरेला को भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। साथ ही साथ क्लोरेला को भोजन के रूप में ज्यादा बेहतर तरीके से कहां यूज करते हैं पता है आपको, अंतरिक्ष में। जैसे रॉकेट वॉकेट के अंदर बैठ करके आप जा रहे हो ना, तो चूंकि उसमें क्या है, प्रोटीन है, तो एनर्जी अच्छी मिल जाएगी आपको, वहां बहुत ज्यादा ऐसा खाना तो ले जा नहीं सकते ना आप, तब क्लोरेला यूज होता है। और क्लोरेला वहां पे दो काम करता है, एक तो आपको प्रोटीन देता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्लोरेला वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था कराता है। क्या की व्यवस्था कराता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराता है, ये बात बहुत अच्छी है। तो क्लोरेला एक भोजन के रूप में हुआ। ये स्पेस रिसर्च में किसकी व्यवस्था कराता है, O2 की व्यवस्था कराता है। ये एंटीबायोटिक भी है, मतलब इससे कोरेलिन बनेगा, जो कि क्या होगा, एंटीबायोटिक पदार्थ होगा, तो मेडिकल साइंस में भी इसका यूज हुआ। साथ ही साथ पैरासाइटिक होता है। तो पैरासाइटिक मतलब जो चाय की पत्तियां होती हैं, चाय पत्ती मतलब पौधा, उसमें सिफेलरस जो होता है, ये एक रेड रस्ट, यानी कि रस्ट यानी क्या होता है, डस्ट किसको बोलते हैं, तो ये, हाँ, लाल कीट नामक एक बीमारी को पैदा करता है ये, यानी पैरासाइटिक भी है। और यहां से एक बात निकल के आती है कि ये पैरासाइटिक है, हो सकता है, बहुत कम एग्जांपल्स हैं इसके, लेकिन पैरासाइट मतलब परजीवी, दूसरों पर निर्भर होना। और दूसरे पर निर्भर होने वाली बात आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं अब प्लांट के क्लासिफिकेशन में जब ये बात होगी कि यार कहां वो स्टेप कौन सा था जहां से ये चेंज हुआ था कि ये पैरासाइटिक है, मतलब दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो एल्गी के अंतर्गत ये पैरासाइटिक वाला ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे जब भी आपने पढ़े थे यूनिसेल्युलर है, लेकिन कहां रखे अपने, मल्टी सेल्युलर, चेंजेस हुआ था ना पॉइंट, वही चीज आगे अपने को काम आएगी। और एक द्विगुणित वाली बात थी, याद करो, ये कुछ चीजें हैं जो कि उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती हैं, थोड़ा सा चेंजेस पॉइंट आ रहे, यही चेंजेस पॉइंट आगे चल के कुछ बदलाव लेकर आएंगे। और इतिहास के क्रम में एल्गी के बाद फिर हम जाएंगे कहां पे, ब्रायोफाइटा पे, ब्रायोफाइटा, और फिर इतिहास चलते रहेगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एनी, तब आपको सही समझ आएगा कि पूरा प्लांट किंगडम एक्चुअल होता कैसे है। तब आप क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छा कर पाओगे, अभी रटते होगे, लेकिन अब ये मान के चलो कि स्टार्टअप हुआ तो एल्गी आपको बिल्कुल क्लियर है, ब्रायोफाइटा का वीडियो आ जाएगा, और टेरिडो का, और फिर मुझे बताना पड़ेगा क्या, शायद उसके भी बन चुके हैं। ये क्लियर है यहां तक? अब हम देखने जा रहे हैं कि आपने जो सेल डिवीजन लास्ट टाइम में पढ़ा है, उस सेल डिवीजन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपको रिप्लाई करने हैं। 20 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के लिए यूज किया जाता, माइटोसिस शब्द को दिया किसने था पहली बार, माइटोसिस शब्द को पहली बार किसने बताया था, फ्लेमिंग ने। फिर यह बताना है कि जब सेल डिवीजन हमने पढ़ा था, तो उस पूरे सेल डिवीजन के अंतर्गत सबसे सक्रिय अवस्था कौन से फेज में होती थी, सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था किस फेज में होती है। तो आपने ये पढ़ा था कि जब सेल का डिवीजन होता है तो पहले क्या होगा, इंटरफेज, और बाद में होगा है ना, इंटरफेज, तो आंसर आएगा इंटरफेज में सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस में निर्माण होता है कोशिका बिंदु का, कोशिका पुटिका का, कोशिका पट्टी का, और लास्ट एक देगा फाइब्रस का। क्वेश्चन है कि
साइटोकाइनेसिस में कोशिका बिंदु, कोशिका पुटिका, कोशिका पट्टिका और कोशिका तंतु का निर्माण होता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हमने इसको डिवीजन पढ़ा था इस तरीके से, पहले ये था और बाद में ये अंदर धंसता था ऐसे, फिर यहां पर एक पट्टिका का क्या हो जाता था, निर्माण होता था। पढ़े ना? तो क्या आएगा, कोशिका पट्टिका। साइटोकाइनेसिस में यानी कोशिका द्रव विभाजन में, कोशिका द्रव के विभाजन में। अगला पॉइंट है, केंद्रक जो है सबसे बड़ा किस अवस्था में दिखता है? केंद्रक का जो आकार है सबसे बड़ा कब दिखता है, किस फेस में दिखेगा? अब बात को समझना है कि ये आपके पास एक सेल है और ये केंद्रक। केंद्रक बड़ा कब दिखेगा? जब केंद्रक फैलेगा। अब केंद्रक कब फैलेगा? केंद्रक कब फैलेगा भाई? आपको पता है कि इंटरफेस के अंदर 3 फेस होते हैं, G1, S और G। तो G1 में स्टार्ट हो जाता है कुछ बनना, और S में तो DNA और प्रोटीन सभी बनते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या बनेगा यहाँ पे? अब कोई चीज बनेगी तो फैलेगा ना, फुग्गे की तरह। तो केंद्रक कहां पे होगा? संश्लेषण फेस में बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरकाइनेसिस। ये किसकी तैयारी मानी जाती है? किस विभाजन की तैयारी मानी जाती है? इंटरकाइनेसिस, ये द्वितीयक विभाजन की तैयारी मानी जाती है, द्वितीयक विभाजन। फिर है केंद्रक विभाजन अप्रत्यक्ष होता है किसमें? केंद्रक विभाजन अप्रत्यक्ष होता है किसमें? माइटोसिस में या मियोसिस में? उस जो लेक्चर आपने देखा है, वॉच किया, उस पर ध्यान ले जाओ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसमें था? माइटोसिस यानी कि समसूत्री में होता है अप्रत्यक्ष, ध्यान रखना है ये। इसके बाद बात आती है अंतरावस्था। अंतरावस्था, केंद्रक में, केंद्रक को सूक्ष्मदर्शी से पहली बार किसने देखा था? और जब देखा था, किसने देखा था? नहीं, उसने जो देखा था अंदर कैसा दिख रहा था वो? जब केंद्रक को पहली बार सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो अंदर वो कैसा दिख रहा था? उसके तंतु, वो था हेट्रोक्रोमेटिक। हेट्रो का मतलब विषम, अलग अलग प्रकार के तंतु दिख रहे थे, एक जैसे नहीं थे जब पहली बार देखा गया था। फिर बताना है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस जो मेरे लेक्चर फर्स्ट में, अमाइटोसिस शब्द किसने दिया था? उस अमाइटोसिस शब्द को दिया किसने? रिमेक ने। किसने दिया? रिमेक ने। आपको बताना है कि जो सेल डिवीजन जब हुआ उसमें इंटरफेज में G1, S और G2 फेस बटे थे। इस फेस को किसने बांटा था? फेस बटे ना तीनों, तो किसी ने उसको डिवाइड किया होगा। तो वो किया था हार्वर्ड और पेले ने। हार्वर्ड और पेले ने ये काम किया था। फिर है किस अवस्था में माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे माइक्रोस्कोप को हम देख भी लें तो हमको कुछ ज्यादा दिखने वाला नहीं है? वो कौन सी अवस्था है? वो है इंटरफेस। क्योंकि इंटरफेस में तैयारी चलती रहती है, बस हमको दिखता नहीं है। वो तो जब डिवीजन चालू होता है ना तब वो दिखता है। कब? डिवीजन में जब क्या होता था? कैरियोकाइनेसिस के बाद। कैरियोकाइनेसिस में याद है कि कितने उसके खंड थे? कौन कौन से नाम? 4 कौन से थे? वो तो बात का मैटर है। हाँ, टी मैट, पुराना मैट, पी यानी प्रोफेज, एम मैट में फिर टीलोफेज। ठीक। अब ये बताना है बहुगुणिता पैदा होती है। बहुगुणिता पैदा होती किसमें? अब बात आती बहुगुणिता का मतलब क्लियर, तो उस लेक्चर में वो भी क्लियर है, फिर भी बता दूं। क्या होता है कि ये एक सेल है और इसका ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक पहले कितने भाग में बंटता है? ऐसे 2।
लेकिन उसके बाद यहां से क्या होता है, सेल का डिवीजन। लेकिन ऐसा ना हो, मतलब ऐसा हो कि एक केंद्रक कितने में बट गया, 2 में, वही फिर वो 2 में 4 में ये बट गए हैं, लेकिन सेल का डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, केवल केंद्रक 2 में बटा, 2 4 में, यानी केंद्रक ही केंद्रक बट रहा है अभी। तो ये कहलाता है बहुगुणिता, जिसमें बीज बहुत सारे बन जाएंगे भाई, ये बहुगुणिता। तो बहुगुणिता किसमें होता है, इंडोमाइटोसिस में। इंडो इसलिए क्योंकि अंदर हो रहा है, और माइटोसिस क्यों, क्योंकि 1 के 2, 2 के 4 हो रहा, तो यहां पे युग्मक का जनन तो हो ही नहीं रहा ना। और आपको पता है कि मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन केवल कहां होता है, जनन कोशिका, और पहली बार जब निर्माण होना है, ठीक है, युग्मकों के जनन में यूज होता है। यह बताना है G2 अवस्था के दौरान एक द्विगुणित सेल में डीएनए कितना हो जाता है, डीएनए 4 हो जाएंगे, ठीक। पादपों में साइटोकाइनेसिस का क्रम कैसा होता है, पादपों में साइटोकाइनेसिस का क्रम कैसा होता है, जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर और परिधि की ओर। प्लांट वाले सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो वो कैसा होता है, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, किस दिशा में होता है। तो आपको पता है, ये देखो ये था, तो धीरे धीरे करके कहां जा रहा था, ये इधर टूट तो सेंटर की ओर, तो कौन सा होगा, ये अपकेंद्रीय होगा। फिर है कोल्विसीन। कोल्विसीन एक समसूत्री विष है, कोल्विसीन एक समसूत्री विष है, यह सेल डिवीजन को रोकेगा किस अवस्था में, ये कोल्विसीन क्या है, एक समसूत्री विष है जो रोकेगा, सेल डिवीजन को रोकेगा, पर किस अवस्था में आके रोकेगा, ये रोकेगा मेटाफेज में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है, ये इसका आप पिक भी ले लेंगे बाद में पूरे क्वेश्चंस का। एनाफेज में गुणसूत्र की गति का कारण क्या है, एनाफेज में गुणसूत्र गति करने लगते हैं, उसका कारण क्या है, उसमें है काइनेटोफोर का बनना और तर्कु तंतु का होना, तर्कु तंतु का होना और काइनेटोफोर का बनना। केंद्र की आवरण कब प्रकट होता है, केंद्र के चारों ओर आवरण कब प्रकट होता है, कहने का मतलब ये सेल है, ये सेंटर है, ये कितने भाग में बटा, पहले 2, फिर ये ऐसा, तो कहने का मतलब ये केंद्रक के चारों ओर आवरण कब आएगा, फिर से केंद्रक बटेगा तो केंद्रक का आवरण भी तो बनेगा, तो कब आएगा वो आता है टीलोफेज में। वो कहां जाएगा, वो पूरे लेक्चर्स में एक एक बात क्लियरिटी के साथ बताई हुई है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कौन सा विभाजन आनुवांशिक समानता को दर्शाता है, कौन सा विभाजन आनुवांशिक समानता को दर्शाता है, यानी कि एक मदर सेल से अगर 2 मदर सेल बने हैं तो बिल्कुल हुबहू ऐसे ही होंगे, समसूत्री, क्योंकि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n, तो इनमें भी गुणसूत्र क्या होंगे, ये समसूत्री कहलाएगा। चलो आगे, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण किस अवस्था में होते हैं, G1 और G2 और प्लस S पे डीएनए बहुत ज्यादा बनता है, प्रोटीन बोल रहा है, आरएनए और प्रोटीन, डीएनए बोलेगा तो डीएनए और S फेज में। गुणसूत्र किस फेज में गिना जा सकता है, जब वो स्पष्ट दिखेगा, और स्पष्ट कब दिखता है, मेटाफेज में, ठीक। भूल गया तो याद रख लेना, जो आदमी इंसान मोटा होता है बड़े अच्छे से दिख जाता है, दूर से भी दिख जाता है ना, ऐसे लोग जल्दी दिख जाते हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसे लोग, अब उसको उधर समझ लो चाहे इधर, इसको हटाना पड़ेगा, अब स्लिम हो गया हो तो बात समझ आई। तो ये कुछ क्वेश्चन है सेल डिवीजन के, और ये क्वेश्चन होना जरूरी है टॉपिक होने के